गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक नामक पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे ये आपका एमए प्रीवियस का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके अंदर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का अध्ययन किया जाएगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्लेटो है, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो जो कि समझौतावादी विचारक थे, जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल्स, कार्ल मार्क्स, लास्की, आगस्टाइन, कन्फ्यूशियस, थॉमस हिलग्रीन, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल और जीन बोदा। तो आज हम प्लेटो के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लेटो जो है, इसका जो हम जीवन परिचय देखें तो ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी न केवल प्राचीन यूनान के लिए क्लासिकी युग था, बल्कि मानव इतिहास के लिए भी यह एक गौरवशाली युग था। इस युग ने जहां सिकंदर जैसे महान शासकों और पेरिक्लिस जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया, वहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। राजनीतिक दृष्टि से यदि इस समय का जो यूनान राजनीतिक प्रयोगशाला समझा जाता था। प्लेटो के बारे में उसका अध्ययन करने से पहले, उसकी सिद्धांत देखने से पहले हम उसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध कुल में 428-27 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम अरिस्टोन एवं माता का नाम पेरिकतियोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था। उसके कंधे भरे हुए और चौड़े थे। इसी कारण उसके व्यायाम शिक्षक उसे प्लाटोन कहा करते थे, क्योंकि प्लेटो शब्द का अर्थ ही होता है चौड़ा और चपटा। प्लेटो न केवल यूनान का अपितु समुचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। उसका यह कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत्य, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में भी इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार उसका यह आग्रह कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए एक ऐसा सिद्धांत है जिसे भुलाकर आज का विश्व राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। युवावस्था में ही प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। 18 से 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर था। इसके बावजूद सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को प्रभावित किया और प्लेटो उनकी ओर आकृष्ट हुआ। प्लेटो उसका शिष्य बना और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। सुकरात की मृत्युदंड की घटना ने प्लेटो पर गहरा प्रभाव डाला। इस घटना ने ही उसे प्रेरित किया कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा, तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं है। 18 से 20 वर्ष की आयु में 399 ईसा पूर्व सुकरात के
प्राणदंड के बाद प्लेटो का एथेंस में रहना निरापद नहीं था। चूँकि वह सुकरात का प्रधान शिष्य और एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी था, इसलिए उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया और वह अपने कुछ मित्रों के साथ समीपस्थ नगर मेगरा चला गया। इसके बाद उसका 12 वर्ष तक का इतिहास अज्ञात है। उसके इस अज्ञातवास के संबंध में यह अनुश्रुति प्रसिद्ध है कि उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए इस काल में मिस्र, इटली आदि देशों का भ्रमण किया। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने गंगा के तट तक भारत की भी यात्रा की। अगला है प्लेटो की रचनाएं। तो प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ 36 से 38 हैं, किंतु इनमें से जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं वो केवल 28 हैं। उसके सभी प्रमाणिक ग्रंथों का बर्नेट द्वारा संपादित यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे अपोलोजी, यूथिफ्रो, मीनो, क्रीटो, जॉर्जियस, पोटागोरस, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, फेडो, सोफिस्ट और लाज। उसकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो है रिपब्लिक, स्टेट्समैन एवं लॉज। प्लेटो के चिंतन की पद्धति। तो प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। प्लेटो के दर्शन में हमें द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, स्वदेशात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक तथा ऐतिहासिक आदि सभी पद्धतियों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्लेटो के जो सभी ग्रंथ हैं प्रश्नोत्तर या संवाद शैली में है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया। सुकरात ने अपने समस्त जीवन संवाद या वार्तालाप में ही व्यतीत किया। उसके द्वारा इस शैली को अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं था, जितना कि अपने पाठकों को विचारशील बनाना था। प्लेटो ने अपनी इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों से किया। पहला है तो सत्य की खोज के लिए, द्वितीय सत्य की अभिव्यक्ति के लिए और उसके प्रचार के लिए, और तीसरा है सत्य को परिभाषित करने के लिए। प्लेटो की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसकी आलोचना की गई है। आलोचकों के अनुसार इसमें उत्तर से अधिक प्रश्नों पर जोर दिया गया है और जितने उत्तर नहीं दिए जाते उससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कारण इस पद्धति से मस्तिष्क स्पष्ट होने के बदले भ्रमित हो जाता है। अत्यधिक तर्क वितर्क से शंकाओं का समाधान नहीं अपितु उनकी अभिवृद्धि होती है, फलस्वरूप विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है, जिसे हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं। इस विधि में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम अथवा आधारभूत मानता है। वे एक प्रकार के सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी कारण इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहते हैं। प्लेटो ने सुशासन और अच्छे शासन के लिए कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया और उनके आधार पर उसने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में किसी एक पद्धति का नहीं अपितु बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग किया है। उसके द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का
को एक नाम विशेष नहीं दिया जा सकता। नेटलशिप के अनुसार उसकी पद्धति को न तो आगमन पद्धति न ही निगमन पद्धति कह सकते हैं। यह तो एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत का निर्माण और उसका व्यवहार में प्रयोग साथ साथ चलता है। अब हम देखते हैं प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। तो प्लेटो का चिंतन और दर्शन उसके काल्पनिक मस्तिष्क की उपज नहीं, अपितु देश काल की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं पूर्वकालीन यूनानी दार्शनिकों के सिद्धांतों से प्रभावित है। सर्वप्रथम प्लेटो एथेंस की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। एथेंस की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की दयनीय हालत को देखकर ही प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में महिलाओं के साम्यवाद संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एथेंस की कमजोर आर्थिक स्थिति से प्रभावित होकर प्लेटो ने आदर्श राज्य को श्रम विभाजन एवं कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहा।